नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर गुरु में। और दोस्तों, जैसा मैंने कल की वीडियो में आप लोगों से पूछा था, क्या आप एनपीएस के बारे में जानते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप एनपीएस में शिफ्ट कैसे कर सकते हैं। तो सरप्राइजिंगली काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स आया है कि वो एनपीएस के बारे में नहीं जान सकते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसे आप पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली मैं उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ जो 18 से 60 ईयर के एज ग्रुप के बीच के हैं, है ना। और सबको बेनिफिट मिल सकता है, तो कोई भी बंदा छोड़ना मत, इसको प्लीज़ शुरू से और लास्ट तक देखना जो एनपीएस के बारे में नहीं जानता है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में मैं क्या डिस्क्राइब करने वाला हूँ, एनपीएस क्या है, उसके टैक्स बेनिफिट क्या है ना। आप रिटर्न कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं, किस तरह रिटर्न कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आपको एक केस स्टडी भी करके दिखाऊंगा यहाँ पे कि कैसे कैसे आपको इसको फायदा हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा अकाउंट ओपनिंग का, और फिर आपको डीरेमिट भी बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट का सही बेस्ट तरीका क्या है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता दूं। 2004 से पहले गवर्नमेंट को पता, तो दोस्तों बात है 2004 से पहले की। दोस्तों 2004 से पहले क्या है, पेंशन लोगों को दी जाती थी। तो पेंशन से क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत दबाव बढ़ता था। उनका बहुत सारा पैसा जो बजट का होता था वो सिर्फ पेंशन में ही कंज्यूम हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने सोचा अब ना कभी तो पेंशन खत्म करनी ही पड़ेगी। लेकिन पेंशन खत्म करे भी तो करे कैसे, क्योंकि 60 ईयर का कोई बंदा जब जॉब छोड़ता है उसके बाद उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो ये ऑल्टरनेट ऑप्शन को सोचना था। तब उन्होंने कुछ 4 के यूएस में चलता है रिटायरमेंट प्लान, उससे कुछ मिलती जुलती स्कीम बनाई, दैट इज कॉल्ड नेशनल पेंशन स्कीम। ओके, तो दोस्तों ये 1 जनवरी 2004 को जो है यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया था एनपीएस को। और इसी से पहले इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी एम्प्लॉय जॉब को ज्वाइन करेगा उन लोगों को कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इसके बाद उन्होंने क्या किया कि 2004 के टाइम पे जब इन्होंने किया था, तो इन्होंने क्या किया, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कर्मचारी थे उन लोगों के लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया। और फिर उन्होंने देखा ये स्कीम बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और आने वाले टाइम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर साबित हो सकती है। तो 2009 में इन्होंने इंडिया के सभी सिटीजन्स के लिए इस स्कीम को खोल दिया। तो आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में। दोस्तों, इस नेशनल पेंशन स्कीम में आपको एक प्रेन अकाउंट मिलता है। प्रेन क्या, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलता है हर एक बंदे को, है ना। जैसे ही आप इसके अंदर आप अकाउंट खोलेंगे आपको एक प्रेन नंबर मिल जाएगा, और उसके अंदर आपको 2 तरह के अकाउंट खोलने के लिए मिलेंगे, जिसमें एक टायर 1 होगा और एक दोस्त आपका होगा टायर 2। तो पहले टाइम में जो पेंशन मिलती थी वो काम करेगा ये आपका टायर 1 अकाउंट, और एक वहाँ पे होती थी जीपीएफ, है ना, जनरल प्रोविडेंट फंड, उसका काम ये करता है टायर 2 का अकाउंट। तो दोस्तों इस अकाउंट के अंदर जो डालने की लिमिट होती है वो मिनिमम क्या होता है, आपको पर एनम 6,000 रुपये डालने ही डालने, 500 रुपये कम से कम एक बार में डालोगे। दूसरा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो इसमें इतना पैसा डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इन्होंने टायर 2 अकाउंट बताया था, इसमें मिनिमम 2,000 रुपीज़ आपको डालने ही डालने हैं, और 1,000 रुपीज़ आपको एक बार में डालने होंगे, मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये जो अकाउंट होता है ये जीपीएफ वाला ऑप्शनल होता है, और ये वाला मैंडेटरी होता है जब एनपीएस अकाउंट आप प्रेन नंबर जनरेट कराते हैं, ठीक है ना। दोस्तों इसके साथ क्या है, आपको जब इस अकाउंट को खुलते हैं तो आपको स्पेशल बेस्ट बेनिफिट मिलता है यहाँ पे 80 CCD 1B में 50K का। ये क्या है ये मैं भी आपको बताऊंगा। और जो इससे जो इनकम जनरेट होती है वो ट्रिपल ई में आती है, एग्जाम्प्ट के टैक्स मॉडल में आती है, ठीक है। तो चलो आइए जानते हैं इसके टैक्स बेनिफिट के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि 1.5 लाख अमाउंट जो होता है वो टैक्स फ्री होता है अगर आप उसे ईपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एनपीएस के टायर 1 में, टायर 2 में, या फिर होम अगर आपने कोई घर खरीदा है उसका प्रिंसिपल अमाउंट है। तो अलग अलग तरीके हैं, या फिर ELSS में भी आप डालते हैं पैसे, तो 1.5 मतलब आपका 1.5 लाख रुपए क्या होता है, टैक्स एग्जाम्प्ट हो जाता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिलता है अगर आप एनपीएस में 80 CCD, मतलब ये जो क्लॉज है 80 CCD में आपको 50K का एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिलता है ना। तो यानी मान लो आपकी इनकम 7 लाख रुपए है, तो 1.5 लाख रुपए इसमें लगा दो और 50,000 रुपये इसमें शो कर दो, तो आपके जो नेट टैक्स हो जाएगा 5 लाख से नीचे आ रहा है, लगभग 0 के बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर टैक्स। जो स्पेशलिटी है वो कितनी है इसकी, 50K आपका टैक्स एग्जाम्प्ट हो जाता है। दूसरा क्या है, ये मॉडल क्या है, TEE मॉडल है। तो यानी इसके अंदर जो आप पैसा लगाएंगे वो टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगा उसको, जो इस पर इनकम जनरेट होगी वो की बनेगी वो भी टैक्स एग्जाम्प्ट होगी, और लास्ट में जो मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिलेगा वो भी टैक्स एग्जाम्प्ट होगा। तो बहुत ही शानदार स्कीम है। अब दोस्तों बात आती है एनपीएस कैलकुलेटर की। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक कैलकुलेटर है जो ऑलरेडी एनपीएस की साइट पे ही अवेलेबल है, तो मैं उसका यूज़ करके आपको एक केस स्टडी बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताने से पहले आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना अमाउंट आपको पेंशन मिलेगी आपको उस पर इन रिटायरमेंट के टाइम पे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक अपने फ्रेंड का केस स्टडी लिया है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 12/9/1994, और उसको क्या है, मैंने वर्स्ट केस में, क्योंकि मिनिमम 500 रुपये आपको डालने होते हैं, मैंने वो 500 रुपये डाले हैं, वो अब से कंट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूट करता है और लगभग कब तक, आपके 34 ईयर्स तक करेगा, क्योंकि 60 साल यहाँ पे रिटायरमेंट की हुई, 60 साल से पहले आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं पैसे को, है ना। पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं, अभी मैं केस स्टडी बताऊंगा उसकी भी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 30 आपको लगभग, अगर ये बंदा अभी शुरू करता है तो लगभग 34 साल तक इसको 500 रुपये डालने होंगे हर महीने, और लगभग 15% मैंने यहाँ पर रिटर्न एक्सपेक्ट किया है यहाँ पे। अब आप सरप्राइज मत हो जाना 15% रिटर्न कैसे मिलता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी मैं आपको ये जो है आपकी एनपीएस की ना अभी डाटा दिया था, उसकी साइट पे डाटा दिया था, जहाँ पे इन्होंने जो है ये डिफरेंट ये म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जिनको ये फंड मैनेज करने के लिए देते हैं। तो ये अलग अलग फंड हाउसेस हैं। मेरा फेवरेट HDFC पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड ये वाला है, तो मैं इसमें करता हूँ। आपकी मर्जी, आपको जो भी इनमें से फंड हाउस अच्छा लगता है उसका ले सकते हैं। और उसमें क्या कर सकते हैं, आप इंसेप्शन की डेट से चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मैं देख रहा हूँ कि ये जो मैंने HDFC पेंशन वाला किया है, ठीक है ना, टायर 1 अकाउंट में, और यहाँ पर जो मुझे इंसेप्शन से ये है लगभग 15% दे रहा है, 15.28% दे रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप की तरफ बढ़ रही है, तो मुझे ये लगता है आगे आने वाले टाइम में 15 से भी ज़्यादा देगा। मैं 17-18 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लॉन्ग रन में, अगले 20-30 साल में, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है चमत्कार। तो फिलहाल इसकी लिमिट 15% है, कैलकुलेटर ने 15% कैलकुलेट किया। और उसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है कि एनुअलिटी क्या होगा, जब ये अमाउंट मैच्योर होगा तो आपको एक अमाउंट तो इसका लमसम आपको खुद मिल जाएगा, है ना, लमसम अमाउंट आपको हाथ में आपके दे दिया जाएगा। दूसरा कुछ अमाउंट क्या है, आपको एनुअलिटी परचेस करनी होगी, मतलब जहाँ से आपको फिक्स्ड पेंशन मिलती रहे। तो ये जो इन्होंने क्या कहा है कि इतना अमाउंट आपको एनुअलिटी में लगाना पड़ेगा, और मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 6% एनुअलिटी तो आपको मिल ही जाएगी। तो लगभग आपको यहाँ पर 12,791 रुपये पेंशन मिल जाएगी वर्स्ट से वर्स्ट केस में, अगर 500 रुपये आज से जमा करते हो, जबकि पता नहीं चलता है 500 रुपये कितने खर्च हो जाते हैं। एक मैं बता रहा हूँ, अगर आप कोशिश कर रहे हो कि आपको जो 50K टैक्स बचाना है, तो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ, अगर 5,000 आप पर मंथ डालते हो और इसी रेट से आप लगभग 34 साल तक डाल के रखते हो और 15% आपको रिटर्न मिलता है। मैंने बता दिया कि मैं अपने डाटा का सपोर्ट कहाँ से कर रहा हूँ, मैं एनपीएस के डाटा से ही सपोर्ट कर रहा हूँ, जो उन्होंने अभी तक दिया है इंसेप्शन की डेट से अभी तक, और जो मुझे लगता है इंडिया की आने वाली सिचुएशंस हो सकती हैं। तो उसके बाद मुझे ये लगता है कि लगभग आपका 5,000 रुपये डालने के बाद टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका 20,40,000 रुपये, और जबकि जो आपका अमाउंट हो जाएगा टोटल वो लगभग 6,40,00,000 के आसपास हो जाएगा, जिसमें से वो 3,84,00,000 के आसपास आपको दे देंगे, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको एनुअलिटी में लगाना पड़ेगा, जहाँ से आपको 6% रिटर्न मिलेगा और आपको लगभग 1,27,914 इनकम मिलेगी, है ना। तो मतलब ठीक ठाक अमाउंट आपको ये आपको एनुअल पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, जब तक आपकी डेथ नहीं होती वो तब तक आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये मतलब ये है, अगर आप छोटा सा इनिशिएटिव अभी ले लेते तो लॉन्ग टर्म में कितना आपके लिए फायदा दे सकता है ना। तो दोस्तों ये थे रिटर्न ऑन एनपीएस, किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से कर सकते हैं, है ना, कि कैसे आपको रिटायरमेंट अपना प्लान करना है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इनमें से जो भी आपको फंड हाउस अच्छा लगे, टायर 1, टायर 2, टायर 3 में, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कैलकुलेटर का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप कैलकुलेटर से देख लीजिएगा कि क्या आपके लिए बेनिफिटेड है, और आप अपने हिसाब से कैलकुलेशंस कर सकते हो, कितना अमाउंट आपको डालना है, कितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो अपने हिसाब से देख लीजिए आपको मंथली पेंशन कितनी मिल सकती है, कितना लमसम अमाउंट आपके हाथ में आएगा, तो ये आपको फ़ायदा होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों एक बात बता दूं, मैं इसका जो लॉक इन पीरियड था, जैसे मैंने शुरू में बताया था, वो 60 ईयर है, 60 ईयर्स तक वो आपको निकालने नहीं लेगा, लेकिन पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड है कुछ स्पेशल केसेस में। तो चलो हम उन स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पार्शियल आपको टायर 1 अकाउंट से अगर विड्रॉल करना है, तो दोस्तों याद रखना लगभग 10 साल आपके पास पहले इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मतलब 10 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते हैं कुछ भी। 10 साल के बाद आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, याद रखना वर्ड यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट, है ना, जो आप अमाउंट इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 25% आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ध्यान देना 25% जो है उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। सपोज करो आपने 10 साल में आपने मान लो कि 10 लाख डाला है, तो सिर्फ आप इसमें जो है 22.5 लाख निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखना जो आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, सपोज करो आपने 10 लाख रुपए डालने और उसका अमाउंट हो गया है 20 लाख, तो आप 20 लाख पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, उस पे कैलकुलेट करेंगे जो आपकी इन्वेस्टिंग वैल्यू है। रिटर्न्स नहीं इसमें कैलकुलेट किए जाएंगे, आपकी यहाँ पर इन्वेस्टिंग वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, उस पर 10% और 25% मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं। और वो स्पेशल केसेस भी यहाँ पे दे दिए हैं कि आपको कुछ ऐसी इलनेस हो गई है ना, क्रिटिकल इलनेस हो गई है, आपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, या फिर बच्चों की शादी के लिए चाहिए, है ना, या फिर घर वगैरह खरीदा है, स्पेशल केसेस में वो मिल जाता है। टायर 2 के अंदर जो विड्रॉल है दोस्त, आपको T+3 डेज पे ही निकाल सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, 2 दिन लगते हैं आपके अकाउंट में आने के लिए, 2 दिन बाद आपसे अगले दिन जो है निकाल सकते हैं, अपने तीसरे दिन ही आप अपने अमाउंट से निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं खुद पर्सनल टायर 2 में जो है मतलब नहीं करता हूँ, मिनिमम मैं 2,000 रुपये ही डालता हूँ इसके अंदर। आप इसके लिए मुझे जो ये 2K अमाउंट जो डालता हूँ, इसके लिए मेरे को लगता है कि जितना मैं इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट इसमें करता हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे रिटर्न ना मुझे रेगुलर फंड्स में मिल जाते हैं। अगर मैं रेगुलर फंड्स में करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में करता हूँ, तो वहाँ मुझे मिल जाते हैं, तो मैं उसको करता हूँ। टैक्स में भी मुझे ये ज़्यादा सही नहीं लगता, मुझे ELSS के फंड्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, है ना, तो वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो टायर 2 में आपको डालना है नहीं डालना है, पर टायर 1 में आप लोगों को बेनिफिट्स बता रहा हूँ लॉन्ग रन के लिए, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, अब सारी चीज़ों को छोड़ के हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की किस तरह हम अकाउंट अपना खोल सकते हैं। सारी चीज़ों को एकदम ध्यान से देना है आपको, है ना, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है आपको, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, एक ही बार में आपको सारा समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको इसकी साइट पे जाना है ना, यहाँ पर इसकी साइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस साइट का लिंक भी, ठीक है ना। enps.nsdl.com पे जाना है, यहाँ पर आपको, या फिर गूगल पे सीधा NPS ऑनलाइन NPS अकाउंट डाल देना तो आपको साइट आ जाएगी, वहाँ पे कर देना। आपको नेशनल पेंशन सिस्टम यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जाना है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको आना है। इस तरह आपको डाटा खुल के आ जाएगा, जहाँ पे ये पहले से इंडिविजुअल सब्सक्राइबर, सिटीजन ऑफ इंडिया, आधार, ऑफलाइन KYC करनी है, पैन KYC करनी है, तो आपकी मर्जी है, किसी से भी कर सकते हैं। मैं है ना, तो मैंने जिस बंदे का रेफरेंस लिया उसको मैंने परमानेंट अकाउंट नंबर पैन से जो है उनको अकाउंट खुलाया था, और यहाँ पर जो है टायर 1 ओनली है, मैंने दोनों अकाउंट खुलवा दिए थे सामने वाले बंदे के, टायर 1 टायर 2, है ना। अब कोई एक बंदा ये भी बोल सकता है, एक डाउट मेरे को आया, मैं सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं, कि कोई बंदा सोच सकता है कि अगर मान लो मिनिमम अकाउंट मैंने बताया था कि 6K तो आपको टायर 1 में डालना है, और आपको जो है आपका जो टायर 2 है उसमें 2K डालना है ईयरली। अगर कोई नहीं फेल हो जाता है, नहीं कर पाता है, तो क्या करना है, भूल जाए या कुछ हो जाए, तो दोस्तों फिर आपको जो है ना उसको आपका अकाउंट जो है दोबारा से ओपन कराना पड़ता है, उसके लिए अलग प्रोसीजर है, ठीक है। नाउ कम बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, यहाँ पर आपको जो है इसके आधार नंबर की लास्ट डिजिट डालनी है, ठीक है ना, और उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है या आधार नंबर डालना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आधार KYC फाइल आपको अपलोड करनी है। पर मैंने आपको बताया मैंने पैन नंबर से डलवाया था, तो वहाँ पे डायरेक्ट हो गया था, और फिर कंटिन्यू कर देना है। ओके, जैसे आप कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, आपके बाद ये बोलेगा कि यहाँ पर जिसके अंदर जब अकाउंट खोलेंगे आप जो भी डिटेल भरेंगे NPS के अंदर, वो उस बैंक की भरना जो आपके एड्रेस से मैच करता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेट बैंकिंग जो भी आप अकाउंट यूज़ करने जा रहे हो उसकी नेट बैंकिंग इनेबल हो, और एड्रेस भी मैच करना चाहिए आपके उससे, है ना। आगे देखते हैं उस चीज़ को। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पर्सनल डिटेल्स पे आएंगे। आप पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे सारी पर्सनल डिटेल्स भर देंगे जो भी इसमें पूछी गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा आप भर देंगे। उसके बाद जो है ना पैन नंबर, है ना, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सब भर देंगे। यहाँ पे नंबर कैप्चा फिल कर देना, है ना, और उसके बाद जनरेट एक्नॉलेजमेंट कर देना, और उसके बाद आपका एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इसकी फोटो खींच के रख लेना उस टाइम के लिए, टाइम बिंग, और आपके मेल पे भी आपको ये नंबर आ जाएगा और SMS भी मिल जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ से मामला सीरियस शुरू होगा। सबसे पहले आपको शुरू होगा फैक्टर डिटेल्स करा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ टैक्स रेजिडेंट कंट्री में इंडिया डालना, क्योंकि इंडियन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ खाली, है ना, इंडिया डालना, इंडिया। और फिर उसके बाद टैक्स रेजिडेंस में अपने डाल देना इंडिया का एड्रेस, जो भी आसपास है, सिटी का नाम वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे 10 नंबर जो है, 10 मतलब ये टैक्स इंडेक्स नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो इसके लिए दोस्त आप इंडिया डाल देना यहाँ पे। यहाँ पर आपका पैन नंबर डालना अपना, है ना, इसके अंदर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर में 10 नंबर में, यहाँ पे 10 नंबर में यहाँ पे अपना वो डालिएगा जो आपका पैन नंबर है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, है ना। उसके बाद वैलिडिटी खाली छोड़ देना, क्योंकि वैलिडिटी उसकी लाइफ टाइम लॉन्ग होती है। स्टेट अपना जो भी रेजिडेंटल लिस्ट है वो डाल देना, सिटी डाल देना, और उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना। तो इनसे नाम से कंफ्यूज मत होना, FAT CA जिप कोड वगैरह, इन पर नॉर्मल बंदे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इसकी भी और अदर डिटेल्स हैं, लेकिन फिलहाल फिर कभी देखेंगे उनको, ठीक है। तो उसके बाद जो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा, है ना, कॉरस्पॉन्डेंस का एड्रेस, कि आपको कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, कहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो रेजिडेंशियल डाल के मैंने यहाँ पे भर देना सारी डिटेल्स जो भी आपको सही लगे। उसके बाद यहाँ पे अगर सेम है परमानेंट, तो यहाँ पे जो चेक कर देना, तो वो सेम डिटेल्स आ जाएंगी पुरानी वाली, वरना दोबारा भर देना। अगर परमानेंट नंबर अलग है आपका और कॉरस्पॉन्डेंस नंबर अलग है, तो वो अलग अलग कर दीजिएगा, ठीक है ना। कम बैक टू द पॉइंट। अब यहाँ पर ये बताना कि ये बोलेगा कि आपका जो एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, वो बैंक अकाउंट से मैच करना चाहिए, जो मैंने पहले बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रोसीड करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको बैंक का अदर डिटेल्स बतानी है, ऑक्यूपेशन डिटेल बतानी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनकम रेंज कितनी है ना, और फिर उसके बाद जो है कोई पॉलिटिकली एक्सपोज तो नहीं है, ये सब लिखना है। बैंक डिटेल यहाँ पे सारी भर दीजिएगा, ठीक है ना, टायर 1 के लिए भी, और अगर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा टायर 2 के लिए भी यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है ना, टायर 2 के लिए भी। और उसके बाद जो है अगर सेम कर दोगे, क्लिक कर दोगे, तो सेम भर के आ जाएंगे। अगर अलग करनी है तो अलग कर दीजिएगा, मैंने सेम ही प्रेफर करता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगला आता है नॉमिनेशन डिटेल। तो नॉमिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है वो ये वाली समझनी है, ठीक है ना, कि स्कीम की प्रेफरेंस डिटेल्स क्या है। तो सबसे पहले पेंशन फंड मैनेजर, आपको ये देखना है कि आपको फंड मैनेजर कौन है। तो जो याद है ना, मैंने अभी आपको वो दिखाए थे,
डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेस दिखाए थे जो मैनेज करते हैं फंड को। अभी यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये हैं आपके म्यूचुअल फंड हाउसेस, है ना। इनमें से कोई आपको भरने के लिए आपकी मर्जी है, आप इनमें से किसी एक को प्रेफर कर सकते हैं जो आपको सही लगे, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर अब PEFM सेलेक्ट करना है, तो आप इंटरेस्ट के हिसाब से देख लेना आपको कौन सा सही लगता है, उसमें भर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको इन्वेस्ट ऑप्शन करना है। दोस्त ये ऑप्शन बहुत ध्यान से भरना। आप ये वाला जो ऑप्शन है, जैसे फैक्टर डिटेल्स थी ना, उसमें भी ध्यान रखना था, यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आप क्लिक करोगे, मैं यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करना, अगर आपको एक्टिवली पता है तो ठीक है, वरना मैं ऑटो पे क्लिक करना। और यहाँ पर क्या है, आपको जो है प्लान मिलेंगे 3, मॉडरेट, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब है आप रिस्क कम खेल रहे हो, एग्रेसिव का मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ, एक मॉडरेट के साथ। तो मैं थोड़ा सा, मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनल, इसलिए ताकि थोड़ा आपको रेफरेंस मिल जाए। मेरी एज कम है तो मैं एग्रेसिव खेलना पसंद करता हूँ। तो मैंने जो है यहाँ पे आपका जो है ये तो कंजर्वेटिव का प्लान है कि जिसमें से वो जो एग्रेसिव हैं जो वाली चीज़ें हैं उसमें उन्होंने 25 कंट्रीब्यूशन दिया है ना, और कम वाली में 45 और बीच सबसे कम में ये आपका टायर 3। ये अलग अलग टाइप के फंड्स हैं ना जो मैनेजमेंट करते हैं रिस्क के बेस पे। जो है ये अलग अलग ECG वगैरह करके 3 वो बनाई हुई हैं रिस्क की प्रोफाइल के ऊपर। एक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में करते हैं इन्वेस्ट, और दूसरे टाइप के बॉन्ड्स में करते हैं। तो इतना आपने को ध्यान नहीं रखना है ना। तो जो मॉडरेट वाले उसमें 50% इसमें बढ़ जाएगा। तो और मेरे को क्या है कि ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा एग्रेसिव खेलता हूँ। तो मैंने क्या 75% इस पर किया हुआ है, और 10% मैंने इसमें रखा है, और 15% इसके अंदर रखा है। तो आप इनमें से कोई सा ही प्लान चुन सकते हो जो आपको पसंद हो, ठीक है ना। उसके रिटर्न्स आप देख लीजिएगा जो मैंने पीछे बताए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नॉमिनी भर दीजिएगा कि नॉमिनी कौन है। सेम चीज़ टायर 2 पे अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। सेम फंड और उसको एक्टिव करके सेम स्कीम्स में नॉमिनी डिटेल सेम एज टायर 1 कर देना, है ना। और यहाँ पर जो है आप डिटेल्स चाहो तो भर सकते हो अगर अलग अलग बदलनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको सिंपली स्कैन पैन कार्ड आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद पैन कैंसिल चेक लगाना है। चेक ना हो ना तो आप क्या करना, अपनी पासबुक खोलना, उसका पहले पेज को स्कैन करके उसका JPG फाइल कर देना। या फिर आपके पास अगर वो हो जो आपके पास एप्लीकेशन होगी, जो भी ऐप है, मान लो SBI की ऐप है, तो SBI की ऐप में ना अकाउंट डिटेल्स आती हैं, एक जगह आपका नाम, ये IFSC कोड और ये सब डिटेल्स आती हैं। तो जब वो सारी डिटेल्स आएंगी तो आपको वो सब भर के उसका स्क्रीनशॉट लेना, उसको JPG में कन्वर्ट करके यहाँ अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद अपना एक फोटो यहाँ अपलोड कीजिएगा, सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, काम खत्म आपका। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट पे चले जाइएगा, 500 पेमेंट कीजिएगा। अमाउंट को यहाँ पे दोस्तों फिर अगर आपको चेंज करना हो, शुरुआत में 500 बोल रहा हूँ, दोनों में 500 कर दूँ कंट्रीब्यूट, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है 500 के मल्टीपल्स में हो जाता है ये, है ना। मैंने आपको शुरू में बोला था कि 1K में होता है, 1K मिनिमम नहीं, लेकिन आप जो 500K में हो जाता है। इनिशियल अमाउंट डालना होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, और फिर उसके बाद जो है पेमेंट करा दीजिएगा। पेमेंट आपका होने के लिए डिटेल्स कंफर्म कराएगा। यहाँ पे आपकी अच्छी सी फोटो होगी, यहाँ पे अच्छे से सिग्नेचर होंगे, नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ होगी, कंफर्म करके आगे बढ़ जाइएगा। और यहाँ पर आपका पेमेंट क्लियर कर दीजिएगा, है ना। ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा, है ना। जिसकी आपके जो भी है ऑनलाइन बैंक हो, नेट बैंकिंग, उससे पेमेंट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपके पास प्रिंट डिटेल्स आ जाएंगी। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को साइन कर दीजिएगा। साइन में OTP लीजिएगा आपके नंबर पे, यहाँ पर कैप्चा भरिएगा, है ना। जो जनरेट OTP कर दीजिएगा, OTP आ जाएगा, मोबाइल पे भी आएगा, ईमेल पे भी आएगा, दोनों जगह के OTP आप डालिएगा, है ना। थोड़ा सा वेट कर दीजिएगा, ईमेल में थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा वेट करना, है ना। बार रिसेंड मत दबा देना, क्योंकि फिर OTP चेंज हो जाता है बार बार। तो यहाँ पर ईमेल वाला भर दीजिएगा, मोबाइल वाला भर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP करना, इस पर क्लिक करना। वेरीफाई OTP जैसे ही क्लिक करेंगे आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। OTP, E-साइन और प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये सब हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और, अगर पूरे उस प्रोसेस में अगर कहीं भी आप फेल हो जाए, रुक जाए, मतलब नेट चला जाए या कुछ हो जाए, तो कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन पे जाके कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके पास आ ही जाएगा, डेट आपको पता ही होगी किस दिन है, डेट ऑफ बर्थ आपको पता होगी। फिर उसके बाद ये नंबर डालना, तो फिर वापस से वहीं से शुरू हो जाएगा जहाँ आपका बीच में रुका था, ठीक है ना। कम बैक टू, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहो तो इसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, हर कहानी खत्म, है ना। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, अगर दरअसल एक चीज़ और इसके बारे में मुझे आपको बतानी है कि अगर आप एक ही दिन में आप चाहते हैं कि मान लो कि टिप यूजुअली जब आप पेमेंट करते हैं उसके 2 दिन बाद वो आपके अकाउंट में आते हैं, तो अगर आप चाहते हैं सेम ही डे आए, तो आपको वापस से उसकी साइट पे जाना है, नेशनल पेंशन स्कीम डालना। उसके बाद जो है सेम डे NAV के रजिस्ट्रेशन के लिए D-Remit पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। D-Remit का जो ये वीडियो है ये पूरे डिटेल में बता चुका हूँ। यही वो वीडियो है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पता चला कि काफ़ी लोगों को पता नहीं है, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, कमेंट में भी लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप जाके वहां से चेक कर सकते हो उस वीडियो को, और इसमें D-Remit के लिए अप्लाई कर दोगे तो जिस दिन भी आप अकाउंट से अपना पैसा उनके अकाउंट में भेजोगे, सेम डे की NAV आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। और अगर उस दिन के वर्किंग आवर्स के बाद भेज रहे हो तो नेक्स्ट डे की मिलेंगी, ठीक है। तो
ये पूरा खत्म हो जाता है। अगर आपके कोई भी डाउट और क्वेरी अभी भी बची है तो सीधा कमेंट में जाके लिख दो, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है ये नॉलेज किसी भी आपके फ्रेंड को या फैमिली में पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि सभी लोगों को ये चीज़ पता हो, तो प्लीज़ अभी जाओ, अभी शेयर करके आओ उसको व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फेसबुक पे, या जिसको भी है शेयर करो तुरंत, है ना। कोई आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है किसी को सही चीज़ सिखाने में, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक और कॉम्प्लीमेंट, अगर आपको लगे कि हाँ बंदे ने मेहनत करके कुछ बनाने की कोशिश की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कॉम्प्लीमेंट भी दे देना, ठीक है ना। और आपकी कोई मर्जी, आपको वीडियो ऑन डिमांड चाहिए कोई भी, ठीक है ना, तो कि आपकी इस चीज़ के बारे में जानना है या कुछ है, तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बता सकते हैं। मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा उसकी एक वीडियो बनाने की, अगर मैंने अभी तक उस पर नहीं बनाई है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मेरी वीडियो खत्म हो जाती है। अगेन आपसे कहूँगा दोस्तों, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ यार सब्सक्राइब करो, है ना। साथ में एक घंटा दबा दो यार, घंटा दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दो। आपका अपना यूट्यूब चैनल है इन्वेस्टर गुरु, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, हम सबकी नॉलेज शेयरिंग के लिए बनाया गया है। अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। थैंक यू, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो में।